जॉन मोरॉल, फिलोसोफर ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर, वो लिखते हैं कि जब कोई खतरा टला होगा तो आदमी पहली बार मुस्कुराया होगा। 3 महीने का होते ही बच्चा हंसने लगता है, बोलता बाद में है, हंसना पहले है। कवि सम्मेलनों में एक चुटकुला बड़ा चलता है जिसमें वो कहते हैं कि आदमी और गधे में एक ही अंतर है कि आदमी हंस सकता है, गधा नहीं। गधा अगर हंसने लगे तो समझिए कि वो आदमी होने की प्रक्रिया में है, और आदमी हंसना बंद कर दे तो समझिए कि वो गधा होने की प्रक्रिया में है। हंसी कई तरह की है, एक हा 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 जो ख़त्म नहीं होती से लेकर ही खी खी वाली जो शुरू होती ही ख़त्म हो जाती है। मेरे एक परिचित हैं, वो हिची छी करके हंसते हैं। बाज़ दफ़े तो लोग बुरा मान जाते हैं कि हंसे क्यों बे। पर एक मुस्कान दूसरी है जो मंद मंद है, जिसमें पहाड़ों से निकली किशोरवय नदी सा आवेग नहीं है, मैदानों की नदी की अनुशासित और परिपक्व गतिशीलता है। अपने ताऊ ऐसे ही मुस्कुराते हैं। मैं नहीं कह रहा, 3 तालियों ने जो कहा उसे शब्द दे रहा हूँ। समस्त ज्ञात अज्ञात नाम गुमनाम हमनाम 3 तालियों की तरफ से ताऊ को क्या कहते हैं, वो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ, यौम पैदाइश मुबारक। मिठाइयाँ सामने रखी हैं। शुरू हो रहा है 3 ताल का 112वां एपिसोड, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो जय हो। 111 के बाद जो है 112। हाँ, ताऊ कै बरस के हो गए आज बता दीजिए। वजन बता देता हूँ जो आपने बताया। दोनों में से कम क्या है? उम्र ही कम है, बल्कि वजन जो है दुगना है ताऊ का, बातों से लेकर के और शरीर तक। देखो, अर्धशतक लगाने की बहुत तमन्ना थी और वो हो गया। आपको वैसे आती हैं रात 12 बजे लोग फ़ोन करते हैं या आप ऑफ करके सो जाते हैं? मतलब वो आप किस तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे पे? मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, और बचपन में तो होता ही नहीं था कुछ। बड़े होने पर सेलिब्रेशन जैसा दोस्तों ने बहाना चाहिए हाँ ये शुरू किया। मैं सेलिब्रेट इसलिए नहीं करता कि तारीख है बस, और कुछ नहीं है। तो तारीख भी इंसान के लिए है बस, हाँ, बाकी और किसी जीव जगत के मैं लिए बहुत उत्साहित नहीं सेंस आता हूँ, होता हूँ कि जन्मदिन आ रहा है, कुछ किया जाए, क्योंकि रात भी वैसी होती है, दिन भी वैसा ही होता है, मौसम भी वैसा ही होता है। जन्मदिन के दिन भी आप दफ्तर में थे ऐसा मालूम हुआ? हाँ, हर बार रहता हूँ। इतवार ना पड़े हाँ। तो ताऊ यही पाए जाते हैं। आपने ऐसे, जैसे मुझे याद है मैंने पहली बार केक काटा था जब मैं ग्रेजुएशन पार कर गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तब परिवार वालों ने कहा कि कुछ केक, जीवन में केक काटने की जो प्रक्रिया होती है उसकी एंट्री बहुत बाद में हुई मेरे, और मैं तो अभी इस पीढ़ी का हूँ जो केक बहुत पहले से काट रही है। आपने कब काटा था पहला केक? आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद ही। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद कैसे याद आता था बचपन में जन्मदिन की, माँ उस दिन सबसे पहले खीर खिला देती। हाँ, बस उनको याद रहता था, तकलीफ उनको हुई थी तो उनको वो खिला देती थी, बाकी लोगों को पता भी नहीं होता था। हमारे यहाँ भी खीरे का परंपरा रहा, हमें भी उसी से पता चलता था मिठाई। कि आज जो है वो दिन है, क्योंकि आज नहाने को जल्दी से जोर दिया जा रहा है कि जल्दी से नहाओ और सबसे पहले जो है कुछ मीठा खाना है, तो खीर बनते ही समझ में आ जाता था कि सुबह सुबह क्यों बन रहा है। हमारे यहाँ सवेरे सवेरे जलेबी आ जाती थी, हम्म। तो दिन की शुरुआत जो है जलेबी से हो, उसके बाद फिर माता जी से 10-15 गाली, 1-2 मुक्का, 1 आध घंटा आप खाते हुए दिन और आगे बढ़ता था। वो तो रेगुलर वाला हो वो गया, रूटीन। हाँ, स्थायी समिति थी वो एकदम। मतलब जूता चप्पल मार हमारी जिंदगी में मोहसिना किदवाई की तरह रही है। आपको पसंद एकदम नहीं है लेकिन वो बैठेगी सामने ही। उस तरह से रही है। और फिर शाम होते होते वही होता था कि कुछ पक्का खाना बनेगा, पूरी वूरी बन जाएगी, या फिर अगर दिन अनुरूप है आपके, यानी बृहस्पतिवार, मंगलवार और शनिवार नहीं है, तो फिर आपकी फरमाइश पे कुछ चिकन या मटन या मछली इस तरह का कुछ बन जाता था। हमारा इंटरेस्ट चिकन में ज़्यादा था, देसी मुर्गा अगर हो तो वो ज़्यादा हमको मज़ेदार लगता था, और मटन में कलेजी से ज़्यादा प्यार था। तो वो बनता था, नहीं तो पक्का खाना, और फिर उसके साथ में खीर होती थी। तो खीर जो है वही एक बिल्कुल हम लोग का बैरोमीटर रहा है कि पैदाइश के दिन जो है
वो खीर से आपका। और केक के लिए तो इतनी चीजें बचपन में कही जाती थी, दिया बुझाना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कि आप मोमबत्ती जला के बुझाएंगे क्यों? हाँ, और केक कोई खाने की चीज है, ये बताओ ना। ना हिंदू इसमें जागरण कोई मंच वाले स्वाद भी है, यही बात ना मतलब कहते टेक्सचर है ना कुछ है। तो बहुत कोफ्त होती थी इस बात की कि क्योंकि ताऊ हम पढ़े पब्लिक स्कूल में, और पब्लिक स्कूल में सारे बच्चे जो है लगभग सबके यहाँ केक काटा जाता था, और सबके यहाँ कुछ अलग खाना बनता था, जैसे छोले भटूरे, राजमा राइस, इस तरह की चीज़ें, काबुली चना वाला छोला। तो उस तरह की चीज़ें होती, तो हम लोग को लगता था कि यार हमारे यहाँ घर में कभी नहीं बनता ऐसा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग उससे निकल भी आए। बहुत दिन तक ये चला कि 5 रुपए का 10 रुपए का नटराज का ज्योमेट्री बॉक्स जो है दोस्त को गिफ्ट करके, है ना, उसके हाथ ताली वाली बजा के हम लोग आए। लेकिन बाद में लगा कि मज़ेदार है नहीं, केक घूम फिर करके केक है। अच्छा, हम लोग के ज़िंदगी में केक और पेस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं था, और 2 रुपए में पेस्ट्री मिलने लगी थी। अच्छा। तो तमाम सारी दुकानों पे बेकरी वेकरी टाइप की, मतलब सामने शीशे में लगा के पेस्ट्री रखता था, 2 रुपया पीस। वो डिब्बे में 12 पीस आते थे, तो उसमें से 1-2 रुपया दे के पीस ले लिया। केक का पूरा मजा। पेस्ट्री इन सेंस ऑफ पेस्ट्री नहीं है जो यूरोप की पेस्ट्री है, पेस्ट्री मतलब केक के ही। नहीं, मैंने देखा है कस्बों में, अगर अच्छी पेस्ट्री का ग्राहक आ जाए तो वो एक केक काट के पेस्ट्री बना के दे देता है। एक्चुअली केक तो, मतलब पेस्ट्री केक सब एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, हाँ। शास्त्रों में लिखा है, व्हाट्सएप पे पढ़ा था। केकम सत्यम विप्राह बहुधा वदन्ति। अच्छा, ताऊ के इस बार क्या किया आपने? कुछ विशेष व्यंजन नहीं बनाया? नहीं, चिकन चेट्टीनाइड नहीं। नहीं। ताऊ के बर्थडे पे लेकिन मुझे कुछ मैसेजेस 3 तालियों के आए, और उन्होंने कहा कि ताऊ तक पहुंचा दीजिएगा, जिसमें से एक का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो एक बच्चे का ऑडियो संदेश था। हाँ, हिरेन भोजानी के पुत्र का। हाँ, मैंने सुना वो। हाँ, तो उन्होंने मतलब वो मेक श्योर करना चाहते थे कि पहुंच गया क्या, तो मैं बता रहा हूँ कि पहुंच गया। नहीं, हम सब लोगों ने उसी दिन सुना, आपने उसी दिन ग्रुप में डाल दिया था। एक चीज़ और है कि जैसे बर्थडे विश कैसे किया जाए और किन शब्दों में किया जाए, ये भी मैं अक्सर सोचता हूँ। जैसे उसको बहुत बहुत प्लेन और ड्राई बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ ये लिख दिया जाए हैप्पी बर्थडे। बहुत लोग चाहते हैं मे योर ऑल योर विशेस कम ट्रू टाइप की, मे हैप्पीनेस टाइप की चीज़ उसमें कुछ जोड़ी जाए, या कुछ लोग उसमें अपना मौलिक लिखा हुआ कुछ जोड़ना चाहते हैं कि जो मेरे और आपके रिश्ते के बीच हो। एक है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये दिन तो 365 दिन बाद ही आएगा। साइंटिफिक नहीं है कि बार बार जल्दी आ सके, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, संभावना नहीं है। हाँ, तो जैसे वो गोपाल दास नीरज एक बात कहते थे कि मैं चिट्ठी लिखता हूँ तो चिट्ठी के नीचे आपका गोपाल दास नीरज नहीं लिखता, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो थोड़े ओशो से भी प्रभावित थे, तो वो कहते थे कि कोई किसी का नहीं हो सकता इस दुनिया में, तो मैं सच लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सप्रेम गोपाल दास नीरज, मैं आपका नहीं लिखता। तो कोई सत्य विधि है क्या जन्मदिन विश करने की, कि कैसे करें, या हैप्पी बर्थडे लिख दें वही सबसे ठीक? हाँ, HBD। उसके अलावा बाकी जो मौलिक होने में ना बहुत लोग बहुत ज्यादा लिख जाते हैं। हाँ, तो कभी कभी वो असत्य सा लगता है। गोपाल दास नीरज को लगता था, एक और ग्रुप इधर रिसीव करने को वाले को भी लगता है कि यार ये इतना भी नहीं है। एक और ग्रुप में ताऊ को कुछ और लोग जो है जो शुभकामनाएं दे रहे थे, वो देख के मुझे लगा कि नहीं ये दिल से तो नहीं है भाई साहब। इसमें थोड़ा सा मिलावट है। ये खोवा में जो है ना, ये घुइयां मिलाई ने, आलू घिसकी डाली थे। पर ये है कि खुश, चलिए झूठ ही सही, झूठा ही सही, पल भर के लिए तो कोई कह देता है। आप लोग दुखी होते हैं यार जन्मदिन के दिन। हाँ, वो एक दिन अगर मैं कहीं छुप सकूं तो मैं छुपना पसंद करूंगा। हमको इंटरेक्शन नहीं अच्छा लगता, क्योंकि धन्यवाद बोलना पड़ता है लोगों को। नहीं, और हमको वैसे भी अच्छा लगता कि 1 साल और बुढ़ा गए, जबरदस्ती का बधाई और ये वो दुनिया की लंतरानी। उसका एक क्रैक है कि आप थैंक यू लिखिए और उसको अपने कॉपी कट करके अपने अंगूठे पे चिपका लीजिए। तो जिसका मैसेज आए उस पर दबा के रखिए, पेस्ट में थैंक यू हो जाएगा, भेज दीजिए। अच्छा, हम यही करते हैं, होली दिवाली ईद क्रिसमस अंगूठे पे चिपके रहना चाहिए। एक मैसेज लिख लेते हैं सवेरे, किसी एक को भेजते हैं, उसको कॉपी करके नहीं, बाकी में क्या होता है, सेम टू यू कह सकते हैं। हाँ, वैसे वो एक अफवाह उड़ी थी, समोआ नाम की एक जगह है, वहाँ के बारे में अफवाह ही थी, लेकिन ये उड़ी थी कि
पत्नी का जन्मदिन अगर आप भूल गए तो वो गैर कानूनी होगा और उसके लिए आपको 2-4-6 महीने जेल भी जाना पड़ सकता है। वो बाद में उसका फैक्ट चेक हुआ तो पता अच्छा, चला हम लोग वहाँ कि नहीं ये तो सभी देशों पे लागू है, उसको कहने की क्या जरूरत है। समूह में ही क्यों, सार्वभौमिक कानून है, इंटरनेशनल लॉ में आता है। कहीं भी भूल के बताओ। कभी भूल के लीपा पोती की है आपने मतलब बाद में कि मैं तो और एक दिन का तो ओबामा से पूछ लीजिए कि उसकी हिमाकत उसने कभी की, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, फोन कर देते हैं आखिर में और कहते हैं आज का दिन बताओ कुछ कौन स्पेशल है, कौन सा है बताओ, कुछ तो तुम मिस कर रहे हो। और अपन इतने अपने खुद में ऑब्सेस्ड होते हैं कि अपन सोचते हैं अपने ही बारे में कि अपना ऐसा कौन सा चीज हुआ था। आज 6 दिसंबर आज मस्जिद गिरी थी। तुम भी गिरो। तो ठीक है, दिसंबर आ गया है, ये दिसंबर का पहला 3 ताल है और रस्म रिवाज को आगे बढ़ाते हुए जब आ गया नवंबर ऐसी भी रात आई, मुझसे तुम्हें छुड़ाने सजकर बारात आई, बेकैफ था दिसंबर जज्बात मर चुके थे, मौसम था सर्द उसमें अरमा बिखर चुके थे। दिसंबर की बेकैफ, दिसंबर में कवि की स्वतंत्रता है। दिसंबर में तो जम गया, हम साला नारियल तेल खोपड़ी में लगाते हैं, तुम्हारा जमा हुआ है। नहीं, अरमा बिखर चुके थे, अरमा बिखर चुके हाँ, थे। पिघले नहीं थे। अच्छा, बिखरना भी समझ नहीं आया हमको, जमना चाहिए। दिसंबर है तो जमना चाहिए, जैसे गेहूं जमने लगा है अब, या अगले हफ्ते भर में तमाम खेतों में गेहूं जहाँ पे नहीं भी जमा है वहाँ जाम ही आएगा। जमने से याद है अपन जीमने पे आज बात करेंगे, क्योंकि वाह, अजीत जी, पंकज भाई, शीतल बेन, हीरेन भाई, आज सबसे पहले केमछो, सबसे पहले मजामा, मतलब जलसे चल रहे हैं गुजरात में और आज इसी जलसे में अपन डुबकी लगाएंगे। गुजरातियों पर बात करनी है, गुजराती समाज की उद्यमशीलता पर, उनके खान पान पर, उनके भाषा व्यवहार पर और खांड से उनके प्रेम पर। वाह, उस प्रेम पर प्रेम और उलाहनाएं भेजेंगे यहाँ से, झेलिएगा। और हमको तो लगा था कि मतलब थाली में पुलाव है, गुजरात में चुनाव है। चुनाव पे तो सब बात कर रहे हैं, नहीं, तो गुजरातियों पे वो वाला करेंगे। खाना आजकल वहाँ पे चल रहा है, लेकिन सहालत वाला होगा, लगन जो चल रही है। हाँ, और बिजार खबर में उस होटल की बात करेंगे जहाँ कबूतर का मीट बिक रहा था चिकन बता करके। तो एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन ने इसका पर्दाफाश किया है, आर्मी कैप्टन ही कर सकता था। क्या बात करोगे, जिंदगी भर कबूतर ही खाया है मार मार के, ये चिकन हो ही नहीं सकता है। एक निवेदन है सुनने वालों से, एक चीज होती है स्पॉटिफाई रैप्ड। हाँ, तो कल से कुलदीप उस पे जोर मारे। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास भी आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप जो स्पॉटिफाई, अगर आप अपने पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, म्यूज़िक भी अगर सुनते हैं, तो उसका वो आपका पूरे साल भर का डेटा बता रहा है कि आपके टॉप म्यूजिशियंस कौन से थे, टॉप सॉन्ग्स कौन से थे और टॉप पॉडकास्ट कौन से थे। अगर आपके टॉप पॉडकास्ट में आज तक रेडियो के शोज़ हैं या इंडिया टुडे पॉडकास्ट के शोज़ हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ट्वीट कर सकते हैं, हम लोगों को मेंशन कर सकते हैं और हम लोग उसको रीट्वीट करेंगे, या आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगा सकते हैं। तो इससे सुनने वालों को और आपके फ्रेंड्स को मालूम होगा कि अच्छा ये शोज़ सबसे ज़्यादा आपने सुने हैं, तो कुछ तो इसमें होगा जिसको आपने 5000 मिनट दे दिए या 8000 मिनट दे दिए साल में। तो थोड़ा सा हमें एम्पलीफाई पता चल जाए करने में, असली है। हाँ हाँ, तो ये करें अगर कर सकते हैं तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों ने मतलब 3-3 हजार मिनट सुना है। 8000 मिनट, 8000 मिनट भी सुना 8000 है, तो मिनट देख रहे थे, गजब है वो। हाँ, तो सब कुछ मतलब सारे ही सुन डाले हैं उन्होंने। हाँ, और हम लोग कितना बकवास करते हैं सोचिए। लोग मेरे एक साल में 8,000 मिनट जो है हम लोगों को सुनना है। मेरे टॉप पॉडकास्ट में सब कुछ है, मतलब मैं वो लगाऊंगा नहीं उसका स्क्रीनशॉट, लेकिन उसमें 3 ताल है ही नहीं कहीं, मैं सुनता ही नहीं, मैं क्यों सुनूंगा 3 नहीं, ताल। लेकिन हम 3 ताल इस पे वेब पे सुनते हैं, अच्छा, आज तक वाले हाँ। पे। मैं स्पॉटिफाई पे सुनता ही नहीं हूँ, मैं आज का दिन और दिन भर सुनता क्योंकि हूँ। मेरा इंटरेस्ट ये है कि उसका जो टाइम स्पेंड और पेज व्यू है ना, वो मुझे मिलना चाहिए। हम कहीं एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई कहीं नहीं आते, अपने पे रहते हैं। ठीक है, तो गुजरात के समाज पर और उनके खान पान पे हमें बात करनी है। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज गुरुवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले चरण की 89 सीटों पर वोटिंग चल रही है, शाम तक ख़त्म हो जाएगी और फिर कब 7 या 8 को है, 8 को उसके नतीजे आ जाएंगे। 5 को दूसरा चरण है, हाँ, जिसमें मोटा भाई भी अहमदाबाद में वोट करेंगे मेरे ख्याल से।
पूरा तो तामझाम हो गया। ताऊ, आप कितना समय रहे हैं गुजरात में? आप तो रहे 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। तो गुजराती समाज से, मतलब पहला सवाल थोड़ा सा ये कि गुजराती समाज से क्या चीज़ एक सीखने लायक है? कि ये एक चीज़, जैसे मैं बहुत सारे कुछ गुजराती दोस्तों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि वो सबसे पहले अपनी रोज़गारी के बारे में सोचता है। वो पढ़ाई के इतर, पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं, नौजवान पढ़ाई की ओर भी उन्मुख हैं, लेकिन वो बहुत पहले से इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं कि मैं कमाऊंगा कैसे, और कमाना, मुझे दिन भर की कमाई, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े बिजनेस फैमिलीज़ के स्तर पर, वो कमाई को लेकर उसका आग्रह बहुत है। जैसे हमारे यहाँ जिस उम्र में लड़के वीडियो गेम खेल रहे हैं या तमंचा पिस्टल ट्राई कर रहे हैं, तब वो बिजनेस आइडियाज़ पे बहस कर रहा है या सुन रहा है। ऐसा है क्या? क्या है, ये बहुत प्राचीन चीज़ है। कोई भी चीज़ ना संस्कृति का हिस्सा तब बनती है जब वो सदियों से चली आ रही है। गुजरात एक ट्रेडिंग पॉइंट रहा है, उसका कोस्ट लाइन है लंबा सा, और वहाँ पे बहुत कुछ उगता नहीं था। हाँ, ड्राई है एकदम मामला, काफ़ी ड्राई है। तो व्यापार जो है ना वो वहाँ पे सुदृढ़ होता गया, और वहाँ पे अरब, वहाँ पे दक्षिण एशिया के लोग, मतलब जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ के लोग, सभी लोग आके, अगर सेंट्रल एशिया सब वहाँ पे बंदरगाहों पे अफ्रीका से लोग अगर आए जाएं और वो खरीद बिक्री हो, तो एक संस्कृति डेवलप हुई वहाँ पे, जिसमें कि क्या होता है कि बच्चे, हम लोग बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता है। उसका कारण ये भी है ना कि आप बचपन से उसको देखते रहते हैं कि हो क्या रहा है हमारे आसपास, और आप देखते हैं कि कोई आदमी छोटे से बड़ा होकर आपके सामने व्यापारियों की मदद करते करते खुद व्यापारी बन गया। तो व्यापार जो है वो वहाँ के खून में है। तो आदमी जब, दोनों तरह से, हाँ, तो जब आपने देखा है कि आपने देखा लोगों को कैसे वो कदम दर कदम अपने आप को बहुत मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत और बहुत दिमाग लगाकर कुछ किसी चीज़ को सीखने में, किसी का अप्रेंटिस बन जाने में, फिर वो सीख लेना पूरा धंधा, फिर अपना एक छोटा सा शुरू करना, फिर उसको बड़ा कर लेना, ये सब ने देखा है। और ये कारण है कि गुजरात में आदमी धंधों के बारे में सोचता है कि भाई धंधा क्या करूँगा। हर आदमी धंधा, नौकरी भी धंधा है, आदमी दूसरे के एंटरप्राइज में, दूसरे के बिजनेस में काम भी करते हैं, पर कोशिश वहाँ पे ये रहती है कि अपना का कुछ छोटा ही सही शुरू कर लिया जाए। और उन्होंने काफ़ी लोगों को देखा है छोटे से बहुत बड़ा होते हुए। अरे नितिन ठाकुर एक बार एक छुट्टी पे गया हुआ था गुजरात में, और वहीं से उसको दिन भर रिकॉर्ड करना था, तो माइक लेकर के गया था। तो वहीं वो सड़क किनारे जगह कहीं खोज के शांत सी रिकॉर्ड करने लगा। तो जब उसने रिकॉर्ड किया तो वहाँ एक चाय वाला था। उसने बोला, भैया आप क्या कर रहे थे? तो उसने बताया कि मैं ऐसे मीडिया में हूँ, पत्रकार हूँ। उसे लगा वो इम्प्रेस होगा, और मैं ये ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था यहाँ से, अब ये बुलेटिन वहाँ होगा। तो बोले, कब तक करोगे ये सब? कुछ अपना करो ना। उसने भी नितिन को यही बोला, कुछ अपना करो ना। तो नितिन बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने आके बताया यार मुझे। तो ये तो है। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ, और वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये कितना गहरा है, डीप। कि 13 साल, 14 साल, 12 साल के बच्चे एक सोसाइटी में, अहमदाबाद की, और मैं किसी पत्रकार के घर गया हुआ था, और उनके सोसाइटी के बच्चे थे, तो 2-4 बच्चे उनके घर पे उनके बच्चे से मिलने आए हुए थे। और वहाँ बातचीत में उन्होंने ऐसे ही करके हमको बताया, ऐसे रनिंग रेफरेंस देते हुए, लेकिन उस चीज़ से मैं इतना चौंका कि ये जो 4-5 बच्चे दोस्त हैं, उसमें किसी बच्चे के पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 1.5 लाख है। अरे वाह। तो आप ये सोचिए कि 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र में, और ये बात मैं आपको 2012 वगैरह की बता रहा हूँ, कि इतना पैसा उन बच्चों ने जो उनको मिला है कहीं से, या किसी दिन वो बैठे हैं वहाँ से कुछ बना लिया है, कोई चीज़ बेच आए हैं उसमें से उनका कमीशन बन गया है, घर की भी कोई चीज़ है, घर का ही कोई बिजनेस है, लेकिन उसमें उनका अपना कट है कि अगर ये डिलीवर करके आए तो ये इतना, तो 20 रुपये मेरा, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी उनका हिसाब हो। और वो बच्चे पैसे सेव कर रहे हैं, किस लिए? कि इस पैसे से और पैसा बनाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या करना है, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई वीडियो गेम लेना है, और ये भी नहीं है कि उनके पास से कोई चीज़ें हैं नहीं, वो चीज़ें भी हैं, उसका भी कट है, लेकिन जो सेविंग है, वीडियो गेम तो बाप के पैसे से ले लेंगे, ये मेरा पैसा, हाँ, उसको लेकर के बड़ा ये जो सेंस ऑफ मेरा पैसा है ना,
और इस पैसे से कैसे पैसा बनाना है, ये हमने अपनी तरफ किसी में नहीं देखा भाई साहब। हमारे यहाँ किसी भी लड़के को आप 5,000 रुपये दे दीजिए और उससे 5 दिन बाद पूछ लीजिए कि 5,000 रुपया कहाँ गया, है ना, पता चलेगा कि 250-500 रुपये कर्जा है। हाँ, वही नहीं, आप रखने के लिए दे दीजिए कि मेरे 10,000 रख लो, मैं 15 दिन में ले लूंगा, 15 दिन बाद भाई वो खर्च हो गए, मैं तुम्हें और 15 दिन में लौटाऊंगा। हाँ। तो अब वो उसके रुकता नहीं पैसा यहाँ। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को देख करके हमारी मतलब एकदम बुद्धि खुल गई कि यार ये कुछ अलग मामला। मेरा एक दोस्त है बाबा, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया है, टीनेजर्स इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं पेरेंट्स के सुपरविजन में, इस पर। तो वो बताता है कि उसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट गुजरात से हैं। सबसे ज़्यादा यंग इन्वेस्टर्स जो 18 से भी कम उम्र के हैं, छोटे छोटे मनी इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादातर गुजरात से। दूसरा क्या होता है कि विपदा ना बहुत कुछ लाती है। जो जिस क्षेत्र से आप आते हो वहाँ विपदा नहीं आई, ज़मीन जो है सोना उगलने वाली है, पानी की कोई कमी नहीं है। जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये आक्रमण झेलते हुए, सब कुछ लुटते हुए, जब आपकी वैल्यू सडनली ज़ीरो हो जाती है, तो फिर आप ज़ीरो से शुरू करते हो, तभी एंटरप्राइज आता है। वो इस क्षेत्र को मिला। जो विपदा थी वो खाया पिया लायदा वाला मामला, तो आपको ना फिर वैल्यू समझ में आने लगती है कि ये सब कुछ जा सकता है और फिर हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये सब भी उन्हीं क्षेत्रों ने भोगा है। और जो बहुत ही, चूंकि कृषि प्रधान देश था, जहाँ पे कृषि बहुत अच्छी थी और कोई खतरा नहीं था लूट जाने का, बर्बाद हो जाने का, तो नहीं, और हम लोग इसीलिए रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी ज़्यादा। आम से पैसा आएगा, गेहूं से पैसा आएगा, चावल से पैसा आएगा, दलहन तिलहन से पैसा आएगा। उनको ये पता है कि पैसे से पैसा आएगा, इसलिए पैसा लाने के लिए पैसा होना जरूरी है। पैसा मैग्नेट है। हाँ, वो रहेगी तो और आएगा। पैसा पैसे को खींचता है, ये उधर की सेइंग है जो चली आ रही है। और आपके पास इंस्पिरेशन भी होना चाहिए ना। आप अदानी, आप जैसे भी करें, देश में उनका नाम जो है आजकल बहुत ऐसे तरीके से लेते हैं लोग कि वो बहुत बड़ा आदमी है, जैसे हमेशा से बड़ा था। हकीकत ये है ना कि गुजरात में उनको हजारों लोगों ने देखा है बड़े होते हुए, तो एक इंस्पिरेशन भी होता है। जितने लोगों ने देखा है उसको एक इंस्पिरेशन है, यार ऐसे करने से आदमी बड़ा हो सकता है, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। वो किसी ने नहीं देखा है। हमने अदानी को कब देखा? जब वो बड़ा आदमी था। तो हमको लगता है हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे? जब बीजेपी का कार्यकर्ता समझता है ना इस बात को कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, क्योंकि उसको ये दिखता है, यार आपको चाहे उनकी नीतियों से, उनकी पार्टी से, उनके विजन से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, पर एक आदमी बहुत ही गरीब परिवार से आकर और एक डोर को पकड़ते चढ़ते जाता है और एकदम शीर्ष पे पहुंच जाता है। जिन लोगों ने ये देखा है, जिन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा, मुख्यमंत्री के रूप में देखा, उनको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। पर जिन्होंने वो देखा है कि किस रास्ते से गए, उनका तो हौसला बढ़ता है ना कि मैं भी कर सकता हूं। वैसे उदाहरण जो है ना, आप जहां से आते हैं, मैं जहां से आता हूं, वहां नहीं खर्चे का उदाहरण। हमारे सदी लड़े हैं तो 4 फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, राइफल दुइठे ही है। हमारे यहाँ एक ही होती है, आईएएस है फलाने का लड़का, तो हमको भी आईएएस बनना है। लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, खूब जम के पैसे कमाएंगे, नौकर संतरी सब होंगे, सब कुछ होगा। तो एस्पिरेशन की भी बात होती है, जहाँ जहाँ एस्पिरेशन है उस तरह का वहाँ पे। वो एक बार मतलब एक आदमी जो है, गुजराती आदमी, बादाम बेच रहा था और वो ही कह रहा था कि ये तेज़ दिमाग को तेज़ करने वाला बादाम है, ख़रीद लो एक बाज़ार में। तो पंजाबी आदमी एक पहुंचा कि दिमाग को तेज़ कैसे कर देगा बादाम? तो बोला अच्छा ये बताओ कि 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? बोला मुझे नहीं पता। बोला आप बादाम खाओ। बादाम खिलाने के बाद बोला कि बताओ कि 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? बोला 12। बोला हो गया दिमाग तेज़। बोला 2 किलो पैक कर दे। तो ये वाली जो स्किल्स हैं ना, मतलब जो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, और जैसे हम गुजराती ना पूंजी को लेकर के रिस्क ले लेता है,
उत्तर प्रदेश में आदमी छाती को लेकर रिस्क ले लेता है कि ठीक है लग गई गोली तो लग गई, फिर है ना, जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ पूंजी के साथ बहुत प्रयोग करते हैं लोग। भयंकर है वैसे उस मामले में। हाँ अच्छा, लेकिन आप हालांकि मैं उसको लेके असहज रहता हूँ, लेकिन वो उनकी क्षमता है जिसको कि आपको स्टैंड अलोन रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। अब वो एक बड़ा मशहूर नहीं है इंटरव्यू अक्षय कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें दोनों ने एक दूसरे को एक चुटकुला सुनाया है। तो अक्षय कुमार सुनाते हैं प्रधानमंत्री को चुटकुले में कि एक आदमी मर रहा होता है, गुजराती दुकानदार एक मर रहा होता है, तो वो ऐसे लेटा हुआ है बिस्तर पे और बोलता है अपनी पत्नी से, पहले नौकर से बोलता है पत्नी को बुलाओ, पत्नी आ जाती है, नौकर वहीं है, फिर बोलता है बेटा कहाँ है, बेटा भी आ जाता है, बोले बेटी कहाँ है, वो भी आ जाती है, फिर कहता है कि सब लोग यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है। तो प्रधानमंत्री ने भी एक चुटकुला सुनाया उनको, तो ये था कि ट्रेन जा रही थी तो किसी ने पूछा कि भैया ऊपर वाली सीट से ये कौन सा स्टेशन है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना देगा तो बताऊंगा, बोला अच्छा समझ गया अहमदाबाद है। तो ये मतलब अच्छा मतलब जैसे क्या है थोड़ा सिंस बचाने की आदत है तो वो कई बार थोड़ी कंजूसी में भी परिवर्तित हो जाती है क्या? नहीं, कंजूसी मैंने नहीं देखा ऐसा। अच्छा, मैंने नहीं देखा, वो कंजूसी नहीं कह सकते आप। एक गोल लेकर चलते हैं लोग और एक किसी को बरक्स रखते हैं। कंजूसी उसको नहीं कहते, उसको महत्वाकांक्षा कहते हैं। हम कंजूसी वो होती है जहाँ जरूरत हो वहाँ खर्च ना करें, है ना, वो ऐसा नहीं देखा मैंने कभी भी। गुजराती कमाता भी पेल के और कमाई को दिखाता भी पेल के। हाँ, वो अंगूठी और मतलब चेन वगैरह भी सोने में लदे हुए लोगों को भी वहीं पे पाएंगे, है ना, वो हीरे का कारोबार कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने घर पे जब भजन संध्या कराता है तो वो 2-3 बोरा नोटों से भजन गायक को पार्ट देते हैं। अच्छा, वो गुजरात का ही है ना? गुजरात का ही सारे दृश्य है, वो आपको किसी और राज्य में नहीं मिलेगा कि पूरा मंच जो है वो नोटों से अटा पड़ा है, हारमोनियम पे की कहाँ है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाला चुटकुला फिर गलत है कि सिंधी, मारवाड़ी और गुजराती एक बार में गए और वेटर ने बिल पे किया। गलत है ये ना, गुजराती ऐसा नहीं करते, सिंधी मारवाड़ी के बारे में मुझे पता तो नहीं। गुजरातियों का एक चीज जो है ना वो बहुत क्लियर रहता है, और वो सिखों में भी आप पाएंगे लगभग वही प्रवृत्ति कि अपने व्यक्तिगत और परिवार के छोटे छोटे सुखों से भी समझौता नहीं करना है। उनको ये पता है कि 100% कमाना है और फिर उसमें से उन्होंने तय कर रखा है कि 5, 10, 15, 20 कितना अपने छोटे छोटे सुखों पे खर्च करना है। पूरा अहमदाबाद दिन भर कमाई करता है और शाम को पूरा अहमदाबाद 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे अपनी अपनी गाड़ियों में परिवार के लोगों को बैठाए हुए, है ना, पीछे अब तो ये हो गया है कि वो स्टूल चेयर तक रख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। जलसो, और वो सोडा वाले के यहाँ, आइसक्रीम वाले के यहाँ, कुल्फी वाले के यहाँ, फालूदा वाले के यहाँ, डोसा वाले के यहाँ, तमाम सारे छोटे बड़े आउटलेट आपको मिल जाएंगे। इस तरह से परिवार के साथ उत्सव की प्रवृत्ति जो है ना आपको इधर नहीं मिलेगी। यहाँ तो दिन भर चवन्नी नहीं कमाई है, घर का पैसा फूंक के आए हैं, घर की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं है, और आते साथ में खाना लगाओ, क्या बनाई, ये लौकी क्या बना दी। घूमने पे वैसे काफी इन्वेस्ट करते हैं आप, जैसे ये माउंट आबू और ऐसी जगहों पे, पहाड़ पे चले जाएं, घर के लोगों को बड़ी इज्जत देते हैं, उन पे खर्च करते हैं। और आप आज देखिए कि जो लविशनेस का पोर्ट्रेट आज की तारीख में है, आप सिनेमा से लेके धारावाहिकों तक वैभव का, जो समृद्धि का जो बिंब आप देख रहे हैं, वो बिंब किसी जमाने में पंजाब का था, अभी पिछले 20 साल से 30 साल से वो गुजरात का है। आजकल आपको सीता मैया, है ना, संतोषी माँ, शंकर जी, सूर्यपुत्र शनिदेव, सब के सब जो है ना वो गुजराती अटायर में मिलते हैं। उनके महल, साज सज्जा, बेलबूटा, कशीदाकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, जितना कुछ है उसमें गुजरात एकदम छपा हुआ है पेल करके। सिंक कहाँ पे आता है, क्योंकि गुजरात में जैसे ताऊ करे ना कि कृषि का बहुत खेल नहीं है, तो भोजन जो है वो 2 चीज़ों पर आधारित रहा है, एक अनाज पे, और अनाज में भी क्योंकि बाकी अनाज नहीं होते हैं तो बेसन और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा, चना वना ज़्यादा होता रहा तो उसके ऊपर आश्रित है, और दूसरा दूध पे।
आप ये पाएंगे कि दूध जो है एक बड़ा फूड चेन की एक बहुत आवश्यक चीज़ इस पूरी बेल्ट में रही है। और राजस्थान में, गुजरात में, मालवा की पूरी पट्टी, आपकी मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, ये सब दूध को बहुत महत्व देते रहे हैं और दूध पर आश्रित भोजन और चीज़ें, तो दही छाछ इन सब चीज़ों का, ताकि कुछ तो जाएगा। कढ़ी उत्तर भारत में कभी कभी बनती है, लेकिन कढ़ी गुजरात राजस्थान में बहुत frequently बनती है। हाँ। ये राजस्थान में बहुत फ्रिक्वेंटली बनती है। क्यों? क्योंकि कढ़ी में कुछ नहीं है। कढ़ी में एक मुट्ठी बेसन को अगर आप आधे लीटर छाछ के साथ पका दें छौंक के कढ़ाई में, तो उसमें 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। अब इसका आप सोचिए कि कॉस्ट कितना इफेक्टिव है। कोई रिसोर्स नहीं है, एक मुट्ठी बेसन, केवल एक मुट्ठी मैं बता रहा हूं, हाथ से नापिए आप, एक मुट्ठी बेसन और आधा लीटर छाछ, उसमें उतना ही पानी जाएगा और 6 लोग 7 लोग आराम से उसके साथ चावल खा लेंगे या रोटी खा लेंगे, बाजरे की या ज्वार की या चने की ही रोटी खा लेंगे, वो उनका पेट भर जाएगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, जैसे आप खा रहे हो, बगल में कोई गुजराती परिवार हो और अचानक बगल वाली टेबल से आवाज़ आई कि दाल में चीनी कम है। हाँ। ये उत्तर भारतीयों को एकदम सुनने की आदत नहीं है कि दाल में, दाल को मीठा करके खाते हाँ। हैं। और ये दाल में मीठा और मूंगफली। अच्छा, खांड बोलते हैं। मूंगफली बहुत बड़ा सामान है वहाँ के जीवन का। बिल्कुल। तो मूंगफली भी इसीलिए क्योंकि वो उस तरह की जलवायु में मूंगफली, आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के सर्वाइवल में मूंगफली एक मेजर रोल प्ले करती है। तो ये उससे वो तेल भी निकालते हैं, उससे मिठाइयाँ भी बन रही हैं और वो ऐसे भी खान पान में इस्तेमाल हो रही है। मैं जो दाल छौंकता हूँ घर में, अरहर की दाल, उसमें मूंगफली पड़ती ही पड़ती है। ये मैंने कुछ गुजरातियों और मराठियों से सीखा, एक मराठी परिवार से सीखा जिन्होंने कुछ गुजरातियों से सीखा था। लेकिन दाल और भात, अरहर की दाल चावल से आप खा रहे हो और अचानक से एक क्रंची कंटेंट आप, हाँ, वैसे वो ठीक लगेगा, मज़ा बहुत देता है। तो मैं तड़के में जीरे के बाद मूंगफली डालता हूँ, फिर उसमें लहसुन प्याज मिर्चा, सही स्कीम है ये। मैं एक बिजनेसमैन के यहाँ के ऑफ दफ्तर में था, बैठा हुआ था, वैसे बातचीत कर रहा था। वहाँ पे NID के एक बड़े प्रोफेसर टाइप के वो भी बैठे हुए थे। तो वो मावा खाते थे, मतलब सुपारी, तंबाकू इत्यादि मिला हुआ एक बिना पत्ते पॉलीथीन में, हाँ, वो वहाँ बहुत मिलता है, उसको खाते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे बड़ा कर्रा बनता है ताऊ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप ये कितना खा जाते हैं दिन में? तो उन्होंने कहा कि 20 के करीब। फिर उन्होंने उसका दाम पूछा, तो बहुत महंगा खाते थे वो। तो इन्होंने कहा आप इसे छोड़ दीजिए, आपकी बिटिया कितनी बड़ी है? तो उन्होंने कहा कि 3 साल की है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया और उनको बताया कि आपकी बिटिया कॉलेज जब जाएगी तो मर्सिडीज में जा सकती है अगर सिर्फ ये मावा का खर्चा आप लगा दें। तो उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे भी मर्सिडीज में ही जाएगी, आगे बोलिए। तो संपदा भोगने का भी, क्रिएट करने का, वेल्थ को क्रिएट करना और वेल्थ को एंजॉय करना, दोनों वो बखूबी जानते हैं। वहाँ ये जो मावा है थोड़ा बताइए ना। वो मैं अहमदाबाद गया था। मावा जौनपुर में जो दोहरा है वही गुजरात में मावा है, बिना पत्ते का होता है, पन्नी में देते हैं। और उसका स्टाइल यही है कि आप उसको एक पॉलीथीन पे या किसी एक आर पार ना जाने वाले सरफेस पे, जिसको आप फोल्ड कर सकें, तो कभी थैली है, कभी कोई वो तिरपाली कपड़ा है, और उसमें आपने सुपारी डाली, उसमें जर्दा डाला, उसमें आप कत्था हल्के से चूना के साथ में डाल करके, लौंग इलायची डाल करके, और फिर उसको पोटली को पकड़ करके आप खूब हिलाते हैं। हाँ। तो क्या होता है कि वो जो पूरा चूना और कत्था और टोबैको है, ये हीट अप होकर के उस सुपारी के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसमें सुपारी दोनों तरह की इस्तेमाल होती है। अगर अच्छा मावा बनाना है, थोड़ी सी भुनी सुपारी होगी और थोड़ी सी कच्ची सुपारी होगी। कच्ची में भीगी नहीं होगी, अगर भीगी होगी तो फिर वो उसको ओद कर देगा और महक जाएगा। तो उसमें भीगी सुपारी के बजाय सूखी सुपारी और भुनी सुपारी से एक सौंध आता है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये जो मावा है, वहाँ पत्ते वाला पान बनता ही नहीं है क्या गुजरात? पत्ते वाला पान बनता है, बहुत बनता है। मतलब आश्रम रोड तो मतलब पान की दुकानों से, मशहूर पान की दुकानों से भरी हुई जगह है। और वैसे भी मतलब बहुत सारी कोनों में अहमदाबाद के आपको
ठीक ठाक पान मिल जाएगा। लेकिन इसका चलन ज़्यादा है क्योंकि होठ रचा के घूमने से अच्छा है, मतलब वो इंदौरी शक्ल नहीं है कि हमारा होठ कितना ज़्यादा लाल है, बार बार देख के कंफर्म करते हैं लाल नहीं हुआ यार, पान सही नहीं लगाया है। अरे मजा लेने के लिए खाए हो कि लाली के लिए खाए हो? तो ये जो इंदौरी जलता है ना, ये गुजरात में नहीं। गुजराती का ये है कि होठ साफ दिखे और माल बेदबा रहे अपना। मतलब ये हमने गुजरात में सुना कि दिन भर से दुकान पे बैठा था, बहुत थक गया तो मैंने ड्रिप लगवा ली, एक जाकर घर जाने से पहले ड्रिप लगवा ली। खाना खाने का टाइम नहीं मिला, वीकनेस हो रही थी, बीपी डाउन रहता है, तो घर जाने से पहले एक ड्रिप लगवा ली। एक ड्रिप लगा दे फिर एक्चुअली जो ये शुगर हर चीज़ में डालने में पड़ रहा था, और वो पता नहीं पूरी तरह सही है नहीं, पर उसका एक रीज़न मुझे ये मिला कि उस समय जब व्यापारी समाज था और वो बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत उस समय सवारी साधन होते नहीं थे, तो लंबी दूरी तक ट्रैवल करना होता था, तो शुगर लेवल लो हो जाता था। तो बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए शुगर की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो इसलिए हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी शुगर वो डाल देते थे। हाँ, लेकिन उनका जो ओवरऑल खाने का तरीका है ना, वो स्पाइसी नहीं है, वो खट्टे मीठे के कॉम्बिनेशन, खट्टा मीठा है। हाँ, नींबू का भी बहुत इस्तेमाल, नमकीन में भी वो मिठास रखते हैं। तो आप खांडवी, आप ढोकला, आप ये आपका, अरे वो क्या कहते हैं जो गोल वाली बनती हैं, बाकर खानी जैसी, उनकी छोटी वाली, अरे खांडवी तो होती है वो। ना 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 ना, बहुत सुंदर सा नाम, मुझे बहुत प्रिय है। छोटे रोल्स होते हैं क्रंची, उन पे मसाला लगा रहता है। तो बहरहाल, तो ये जितने भी नमकीन हैं आप उनमें बाकरवड़ी, हाँ बाकरवड़ी, इन सब में आप पाएंगे कि खटास और मिठास है, दोनों चीजें हैं। तीखापन भी, हाँ तीखापन भी है, मिर्च है, और कूट करके और अच्छी मिर्च पैदा जो करते हैं। कचौरियाँ आई थी हमारे लिए 3 ताल, वो उसमें भी वही था। हाँ, तो आप पाएंगे कि कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान मिर्च को समझने वाले राज्य हैं। बाकी राज्य मिर्च को खाने वाले राज्य हैं, लेकिन मिर्च को समझने वाले राज्य जो है ना, उसमें कर्नाटक, आंध्रा एक, दक्षिण के ये दोनों, और इधर पश्चिम में आपका राजस्थान और गुजरात, ये मिर्च को समझते हैं। ये बहुत अच्छी मिर्च तैयार करते हैं, तमाम तरह की मिर्च की वैरायटी इनके पास हैं। मतलब राजस्थान में जब आप लाल मांस खा रहे हैं और अगर वो मथानिया लाल मिर्च में नहीं बना है तो फिर वो जायका नहीं है। पर आधा राजस्थान जो है ना पहले गुजरात ही होता था। हाँ, या कढ़ी के बघार में कश्मीरी मिर्च ही चाहिए, क्योंकि कढ़ी में तीखापन नहीं चाहिए। कढ़ी के पूरे पीले में एक सिंदूरी लाल टोन चाहिए, टेक्सचर चाहिए, सजेशन चाहिए। ऊपर कटोरी में जब कढ़ी रखी है तो कहीं कहीं पे एक लकीर सी आती रहे, लकीर सी जैसे आँख में आती है ना। हाँ, तो वो तीखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लकीर होनी चाहिए, रेड। तो उसके लिए कश्मीरी मिर्च, तो उनको पता है कि कौन सी मिर्च कहाँ पे बरतनी है। दूसरा क्या है कि व्यापार के लिए गुजरात का इतिहास जो है वो हिंदुस्तान में जहाजरानी का इतिहास है। नौका और जहाज, बड़े शिप्स है ना, ये सारे के सारे, इसका जो इतिहास भारत का है उसका जो सबसे पुराने प्रमाण हैं वो गुजरात के हैं, गुजरात के कोस्टल एरिया के हैं। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में शुरू की थी अपनी पहली फैक्ट्री। तो बहुत उसके बहुत पहले के, मतलब आप बहुत पहले, मतलब इस्लामिक इन्वेजन के भी बहुत पहले। अच्छा, ये वैदिक एरा वगैरह से भी आप पहले चले जाइए, तब से वो नाव बनाते चले आ रहे हैं। मतलब बहुत पुराना है नाव का इतिहास। तो वो जो नाव का इतिहास है, उसी नाव के इतिहास से मसालों का इतिहास जुड़ा हुआ है। और इसलिए व्यापार में जब बहुत सब्सटेंस नहीं थे बेचने के लिए, तो मसालों को उठाना और पहुंचाना और बाहर से आई हुई चीज़ों को रखना और पहुंचाना, ये भी गुजरात ने बहुत लंबे समय तक किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। तो सप्लाईज का जो रूट था, और फिर उसको उन्होंने बरता भी, क्योंकि अधिकतर लोग बैठ के काम कर रहे हैं, अधिकतर लोग श्रम के बजाय बैठे हुए श्रम में ज़्यादा हैं। तो फिर वो एक पूरी की पूरी भोजन पद्धति है जिसमें कि आपको मिर्च कम खानी है, जिसमें आपको पाचक चीज़ें ज़्यादा खानी हैं। तो आपका जोर जो है अजवाइन पे है, आपका जोर हींग पे है, आपका जोर जो है सौंठ पे है, सौंफ पे है, धनिया पे है, बड़ी इलायची पे है। इन सारी चीज़ों पे आपका जोर बहुत है, क्योंकि आपको डाइजेस्ट करना है। पान मसाले की तरह छोटे शैशे में धनिये मिलते हैं। हाँ, अच्छा, माउथ फ्रेशनर के लिए उसको धाना दाल। अजवाइन अच्छे घरों में खाना खाने के बाद में वो अजवाइन की वो हल्का नमक लपेटा हुआ भुनी और हल्की नमक में मिक्स की गई
लिटपिटी सी, वो एक कटोरी में अजवाइन आएगी और उसमें से एक चुटकी उठा के मुंह में दबा लिया, वो मुख शुद्धि भी है, खाने का पूरा। अच्छा, मुखवास का वहाँ पे काफी बड़ा हाँ, आग्रह है। तो वो एक बहुत तगड़ा है। अब फिर उसके बाद में हींग की गोली, मतलब हमारे एक मित्र हैं अमरकंटक के, हिंग कायम चूर्ण गुजरात में दिया है देश को। हाँ। और वो कहते हैं, मतलब वो अमरकंटक के हैं, वो कहते हैं गुजरातियों के बारे में कि गुजराती पहले तो पेल के खाता है, फिर उस खाए को हजम करने के लिए भी कुछ खाता है ना, मतलब हजम नहीं हो रहा तो और खाओ। ये थ्योरी भी केवल गुजरात में ही आई कि खाए को हजम करने के लिए खाना है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, अब इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। दूसरी एक चीज़ गुजरात की बहुत कमाल की है, गुजरात हिंदुस्तान का अमेरिका है। अच्छा, वो ओनरशिप के झंझट में नहीं पड़ता है। मुझे लगा बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ पे। नहीं गए थे है गए नहीं, थे। है ना। वो अमेरिका इस लिहाज से है कि शुद्ध कैपिटलिस्ट है। जो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है वो अमेरिका है दुनिया के लिए। और आप भी, यस यू कैन, मतलब जो कैपिटलिज्म का एस्पिरेशंस 99 का जो चक्कर है ना कि आप भी हो सकते हैं, इसको सबसे बढ़िया, कैपिटलिज्म को सबसे बढ़िया अडॉप्ट जिस एक राज्य ने भारत में किया है वो गुजरात है। और केवल इस मामले में अमेरिका नहीं है, अमेरिका को जैसे किसी भी चीज़ की ओनरशिप का हैंगओवर नहीं है। वो कहता है दुनिया में जो अच्छा है सब मैं ला सकता हूँ, मेरा नहीं है तो क्या हुआ, है मेरे पास, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, अरे साहित्य हमारा है ना, गंगा हमारी है, आम हमारा है, हम इसी टेढ़ेपन में रहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश गुजरात में पैक किया हुआ आम का जूस पीता है। आम का जूस जितना बिक रहा है यूपी में, वो उसकी पैकेजिंग और उसके बॉटलिंग प्लांट्स और उसके जितने भी कारखाने हैं वो सारे के सारे गुजरात। आमरस जो है, आमरस वहाँ बिकता है। आम, हम यहाँ पे आम खरीदते हैं, वहाँ लोग आम का रस खरीदते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े कि काटेंगे, ये करेंगे, फ्रीजर वो में करेंगे। रखा होता है, तो और लाइन लगी होती है, पॉलीथीन में दूध की तरह जो है दिया जाता है, और लोगों की लाइन लगी, तब तो लगी होती थी कि आम का रस। हमारे तो कच्चे माल मसाला का उनके पास पैदा नहीं प्रोडक्ट होता। उन्होंने बना दिया। मसाला उनके पास पैदा नहीं होता, लेकिन मसाले के सबसे बड़े झंडा बरदार वो हैं। और हिंदुस्तान में मसालों को सबसे बेहतरीन तरीके से समझने वाले, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू यूनानी एंड आयुर्वेदिक विधि, वो उनका दावा जो वही है। हीरे की पॉलिशिंग का सारा काम उनके पास है, दुनिया का, पूरी दुनिया का। और गुजराती ये नहीं कहता, उसको ये दम्भ है ही नहीं कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं, मैं इसको क्यों छूऊं। उसको केवल एक चीज समझ में आती है कि इसका मार्केट है, ये हम बनाएंगे। सन 2004 में लड़ाई चल रही थी कि गुजरात जो है वो डैमेज कर रहा है, एनडीए के टाइम में गुजरात प्रभावित कर रहा है बनारस और इन सब जगहों के सिल्क के पूरे हथकरघा उद्योग को, क्योंकि पावर लूम पे वही डिजाइन जो 5,000 रुपए में बनारस में बन के साड़ी तैयार हो रही है, 1500-1800 रुपए में बना के तैयार कर दे रहे हैं। और उसके बाद शंकर सिंह वाघेला और कौन कौन सब होते रहे, कपड़ा मंत्री वहीं से बनते रहे, गुजरात से ही बनते रहे। और उन्होंने जो कपड़े की लगाई है, मतलब अभी मोटा भाई प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी भी बनारस में साड़ी का उद्योग खिसक रहा है और सूरत में हर तरह की साड़ी बन रही है। हिंदुस्तान, मतलब कुछ दिनों में सिक्किम का शॉल जो है वो आपको अहमदाबाद में बनता मिलेगा। आप ये समझिए, जो कुकी शॉल है जो नागा शॉल है, वो भी कुछ दिनों बाद, भूटान के जो ड्रेपरीज हैं वो भी आपको कुछ दिन में हो सकता है कि आपको गुजरात में बनता हुआ मिले, अगर उनका उतना मार्केट बन जाए। टेक्नोलॉजी दे दो तो F-16 भी बना सकते हैं। हाँ, वो कुछ भी बना सकते हैं। और वो दुनिया के सारे जहाज़ों को बाय द वे डिसमेंटल कर रहे हैं। जितने भी जलपोत हैं वो सब, ये क्या जगह है, अलंग, हाँ, वो तो कमाल जगह है अपने आप में, वो खुद में एक दुनिया है। दुनिया भर के सारे जहाज ध्वस्त होने के लिए, मरने के लिए यहाँ आते हैं। उनका मोक्ष है वो। तो वो इंसानों को बनारस में, मणिकर्णिका जो है वो गुजरात है। अलंग बताया आपने। हाँ, अलंग। वाह। लेकिन मुझे ये नाम, अलंग पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कभी आप देखना चाहें वूट पे और इन सब पे, वूट कह रहा हूँ जो पहले वेमियो, तो इन सब पे तमाम सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो बहुत सीरियस लोगों ने बनाई हैं, खास करके माइग्रेंट लेबर एक्सप्लॉयटेशन पे और प्रदूषण पे भी, बहुत सारे और तरह के, मतलब हजार्डस जो कंटेंट उसमें से निकलता है, उन सब के ऊपर। हजार्डस में तो बस
1000 गुना अच्छे हैं वो। पूरा जो आपका साउथ गुजरात का इलाका है, एक पट्टी है पूरी, नवसारी ये सब होते हुए केमिकल्स देश भर के वहीं बनते हैं, मतलब मोनोपोली टाइप की है उनकी, वहीं बनते हैं। वो जो नाम और वो भी- ऑडेसिटी जो होती है ना, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, औडा बोलते हैं उसको। मैं जब वहाँ रहता था तो मैं कहता था audacity। ये ऑडेसिटी है। ठीक है, ऑडेसिटी ये है कि यहाँ पे आदमी पेट्रोल पंप पे काम करता है ना, तो कभी कभी सोचता है यार काश मैं इस पेट्रोल पंप का मालिक होता। ठीक है, पेट्रोल पंप का यही उसकी लिमिट होती है। हाँ, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे, बोले यार मैं एक दिन पेट्रोल सबको पेट्रोल दूंगा। मतलब सोचो वाला। बहुत बड़ा सोच के उसको कर देना। आप सोचिए चना कितनी छोटी चीज है, हम्म, गुजरातियों ने कितना बड़ा सोचा। एक गुजराती थाली में 12 व्यंजन आप देखेंगे, 8 में उसमें बेसन होगा। हो सकता है 11 हो। हम्म, एक इसलिए बचा रह गया है क्योंकि वो चावल था। मुझे ना नाम पसंद उन खाने के, जैसे रोटी इतनी सामान्य सी नाम सुनते हैं, तो रोटला जब बोले तो वो अतिरिक्त क्यूट लगने लगती है, ऐसा करता है 2 और खा लो। रोटला, रिंगन्नो शाक, बैंगन की सब्जी को बोलते हैं रिंगन्नो शाक। हाँ, शाक सब्जी को बोलते हैं हाँ। वहाँ पे, तो वो बड़े जो कि ट्रूली संस्कृत शब्द है हाँ उसका। शाक, हाँ भरेला करेला। भरेला हाँ, एक कविताई न्याय है इसमें नहीं। और जस्टिस। हाँ। उर्दू के बाद ना सबसे अच्छी गजल परंपरा जो है वो गुजराती में। अच्छा, अरे बाप रे। गजल लिखना सच में? हाँ हाँ, अच्छा, उर्दू हिंदी में गजल ना दुष्यंत कुमार ने मिक्स करके किया, फिर बहुत सारे लोगों ने किया। अंग्रेजी में भी लोग गजल लिखते हैं, पर गजल की जो परंपरा है उर्दू के बाद सबसे समृद्ध गुजरात में। अच्छा, वाह। और ये नहीं मालूम था। गुजराती गजल अगर आप सुनोगे, जैसे मनहर उदास हाँ, हैं, वो गुजराती गजल के लिए जाने जाते हैं ज़्यादा। हम लोग तो उनको फिल्मी गानों के लिए जानते हैं। वहाँ पे एक गायन शैली भी है, जो आप फिल्में देखते हो संजय लीला भंसाली की, उसमें कभी कभी परिलक्षित होती है। वहाँ पे संस्कृति के आधार, संस्कृति को अगर लें तो गरबे में मंडवानी का भी तो बेल्ट वही है, नहीं मालवा टाइप मालवा में। वाला। हाँ, गरबे में आपने देखा होगा एक ड्रेस पहनते हैं लोग, जो लड़कियां आमतौर पे पहनती हैं, पर लड़के जो हैं वो फ्रॉक की तरह हाँ, जो कच्छ वाला कुर्ता कच्छ वाला कुर्ता है, वो पूरे गुजरात का कुर्ता है। राजस्थान में भी राजस्थान आधे में भी हिस्से वो गुजरों का कुर्ता वही है अभी कुर्ता भी। वही है। और इनफैक्ट जो गुर्जर शब्द गुजर लोग इस्तेमाल करते हैं अभी, वो वहीं से गुजरात आया से ही हुआ आया है। चूंकि उस क्षेत्र का नाम गुर्जरात्रा था, और जो भी वहाँ के राजा होते थे वो गुर्जर सम्राट कहलाते थे। फिर वो जात पटक गई उसमें। हाँ, इनफैक्ट अर्थ संकोच हो गया। अर्थ संकोच हो गया उसका। फिर वो सारे ग्रेटर नोएडा आ गए। हाँ, क्योंकि अभी हम गुर्जर सभा को समझते हैं कि एक जाति विशेष की सभा है, पर इनफैक्ट आज़ादी के ठीक पहले तक जब महात्मा गांधी और जिन्ना ये लोग बाहर से आए, तो उनको सबको जो है जिन्ना भी गुजराती ना। हाँ, गुर्जर प्रतिभा घोषित किया गया। भाई ये सब गुर्जर प्रतिभा है। जिन्ना ने भी बड़ा सोचा। हाँ हाँ, ये लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, और ये हाँ, बहुत मतलब बड़ी उनकी विशेषता है। करते कहा तुम आजाद सोच रहे हो, मैं आजाद के आगे ख्याल भी सोच रहा हूँ। एक वो है ना कि अगर कोई गुज्जू कह रहा है जिग्नेश नो डी करो स्टेट्स में गयो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जिग्नेश का लड़का यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गया। इसका ये मतलब है कि जिग्नेश का लड़का स्टैटिस्टिक्स में फेल हो गया। तो भाषा पे भी थोड़ी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आप प्लेन में चलें, आप ट्रेन में चलें, बस में चलें, अगर कोई गुजराती फैमिली है तो वो स्नैक्स लेके चलती है अपने। हाँ, स्नैक्स के मामले में देखो, वो लिखावट से होता है सब कुछ। हमारे उनकी बाय द वे देवनागरी में ही गुजराती जो है देवनागरी का एक रूप है। हाँ, और मुझे बहुत आसानी हुई एक चीज से कि मैं ना ह को छ बोलने वाले इलाके से हूँ। मैथिली, अंगिका और बांग्ला, असमीज ये सब जो हैं वो ह को छ बोलते हैं, और गुजरात में भी ह को छ बोलते हैं, बीच में सारा ह को ह बोलते हैं, और गुजरात में भी छ होता है। गुजरात में सिंधु को हिंदू पढ़ते हैं ना, कि सिंधु से हिंदू आया। गुजरात में स भी ह होता है। अच्छा, हाँ, सूरत के साइड में जाएंगे आप तो सांवड़ों को हावड़ो बोलते हैं, और सुनने को हुन्ना बोलते हैं। सूरत को हुरत कर तेरी हुई। एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा,
सूरत जो है गालियों का, गुजरात का। अच्छा, वो बनारस से वहां का। हाँ, तो पता नहीं कैसे हुआ वो, हाकी हाला। पर सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि मैंने गुजरातियों को गाली बोलते हुए ये देखा है कि उनको ये स्मरण नहीं है कि वो गाली दे रहे हैं। तो जो स्मरण नहीं तो शायद वो हाँ, अडवाणी जी भी वो तो पाकिस्तान से आए थे, गुजराती नहीं थे, लेकिन गांधीनगर से जीतते रहे वो। सिंधी हो तो वो। लेकिन एक चीज़ है, एक मतलब मुझे मालूम ये सच तो नहीं होगा, बट कहीं ऐसे ये किस्सा चलता है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक बार गुजरात में अहमदाबाद में एक ऐसे पब्लिक स्पीच दे रहे थे और वो अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो भीड़ जो है हूट करने लगी और बोलती है कि अंग्रेज़ी में नहीं, गुजराती में बोलिए तभी हम सुनेंगे। तो वो बताने लगे अपना किस्सा कि मैंने बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत तरह के जवानों, अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिला हूँ। तो मैंने जो है सिख रेजिमेंट से पंजाबी सीखी, मराठा रेजिमेंट से मैंने मराठी सीख ली, यहाँ तक कि गोरखा रेजिमेंट से मैंने नेपाली सीख ली, मैंने बिहारी रेजिमेंट से हिंदी सीख ली, पर मुझे आर्मी में कोई गुजराती मिला ही नहीं जिससे मैं गुजराती सीख सकूँ। ऐसा ये एक ऐसा नोशन सा बन गया है कि गुजराती जाते ही नहीं आर्मी। नहीं जाते हैं, जाते हैं, नोशन सा बन गया है। ये बात भी सच है। पर आप अगर आर्मी को देखें तो आर्मी में लोग कौन जाते हैं? किसानों के लड़के। जिसकी सोच पेट्रोल पंप खरीदने की भी नहीं है। जो जवान जिसकी सोच ये है कि यार आज तेल भरवाया है, कल भी भरवा सकूं। जो जवान खाली होता है और एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होता है, वो दौड़ लगाता है और भर्ती हो जाता है। वहां पे जवान होते ही आदमी धंधे में लग जाता है। जितना चना खा करके हमारे यहाँ लोग सेना में जाते हैं ना, उतने ही चने को अगर प्रोसेस करके गुजरातियों की तरह बेच देता तो दुगना कमाता वो। तो ये कारण हो सकता है, पर गुजराती होते हैं बहुत सारे। जो बेचना था चना उसको हम खा गए। और उसका दाम पर वहाँ जो क्राइम है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। मतलब वहाँ एक तरह से ये कहा जाता है कि काफ़ी सुख शांति कंपैरेटिवली बाकी प्रदेशों के मुकाबले एक शांत प्रदेश। गुजराती जो क्राइम करते हैं ना, वो क्राइम की श्रेणी में आता नहीं, लोग उसको धंधा कहते हैं। देखिए, हाँ, क्राइम। दूसरी बात ये भी है ना कि क्राइम करने के लिए भी, सेना में जाने के लिए भी और क्राइम करने के लिए भी अनएम्प्लॉयड यूथ की सेना होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ना? 13 साल का बच्चा 2 लाख रुपए जोड़ के बैठा आदमी जो है एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट कर लेता है अपने लिए, तो फिर उसको चोरी चकारी नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, शराबबंदी है पूरी तरह से, तो आप खुल के बाहर तो पी नहीं सकते। मिलती है, बहती है इनफैक्ट, लेकिन आप ना बाहर नहीं पी सकते, घूम के कहीं बदमाशी नहीं कर सकते। जो एक वो होता है ना शराबियों की लड़ाई, शराबियों द्वारा नशे में किया गया हुआ अपराध, वो नहीं होता। और आदमी पीता है, बहुत सलीके से पीना पड़ता है उसको, चूंकि दूसरे दिन भी उसके मुंह से बास आ गई और कहीं पकड़ा गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्लड में तो रहता ही है, जाता नहीं है। और बोतल का निष्पादन करना पड़ता है। बहुत सारे चक्कर है ना। अभी सलील बाबू गए, हमारे कलीग हैं, और वो गए तो उनको आवश्यकता होती है कभी कभी, तो होटल ने कहा कि ठीक है मिल जाएगी, आप फॉर्म वॉर्म भर दीजिए, 2-3 आइडेंटिटी कार्ड जमा कर दीजिए। उसके बाद बोतल पे भी एक QR कोड लगा दिया गया और एक उन्होंने अपने यहाँ चिपका लिया रजिस्टर में कि अगर ये बोतल किसी और के पास पकड़ी गई तो आप ट्रेस हो सकता है कि आपकी है, आपने दी है। तो आप उसको निपटा के बोतल का निष्पादन कर दें, जो बच्चे उसे फोड़ के फेंक दें। तो इतनी इस शराबबंदी का भी असर हुआ है। बोतल से शराबबंदी का भी असर हो सकता है ऐसा ही किया हो। मैं जिसके पक्ष में नहीं हूँ, चूंकि गुजरात में क्या हो रहा है, ये इतनी तो पॉजिटिव बातें कर ली। गुजराती ना एक तरह के इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं। दुनिया में भारत जो है सर्विस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री वहाँ पे वैसे ग्रो नहीं कर रही जैसी केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग और अदर तरह की इंडस्ट्रीज कर रही हैं। उसका कारण यही है कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए आपको विभिन्न जगहों से लोग को आकर्षित करना पड़ेगा कि वो वहाँ आकर रहें, है ना। और उस लेवल के जो लोग होते हैं उसके वो एक कॉरपोरेट कल्चर और उनको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो समझते हैं कि ये सब लाइफस्टाइल के जो पैरामीटर्स हैं ना उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा वहाँ पे। वो सामान्य माइग्रेंट के लिए भी जो उसके एस्पिरेशंस हैं, मतलब एस्पिरेशंस यही है ना कि भाई उसको अगर मीट खाने का मन है तो खा सके, अगर उसको शराब पीने का मन है तो पी सके। तो माइग्रेंट्स के लिए भी बहुत इजी नहीं है। मतलब थोड़ा सेठ जी कल्चर है अभी, वो कॉर्पोरेट वाला नहीं आया उतना।
हुआ क्या है, अहमदाबाद ये सूरत मुझे को छोड़ लगता है दो। कि बहुत पुरानी चीज नहीं है गुजरात में। ये गुजरात का इतिहास जो है वो केवल बिजनेस का ही इतिहास नहीं है, क्रॉस कल्चर एनकाउंटर की भी जमीन गुजरात लंबे समय तक रही है। आपको वहाँ पे मतलब सूफियों से लेकर के तमाम छोटे छोटे सेक्ट्स, तमाम और जगहों से आई हुई चीजें, और अफ्रीकी मूल के लोग हाँ, गुजराती। हाँ, तो इतना वेरिएशन आपको मिलेगा, इतना ज़्यादा एक्सचेंज है बाहर से, और उसके साथ साथ वो खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, करने की चीज़ें सब सीख के आए हैं या वहाँ पे आकर के लोगों ने की हैं। अभी क्या है ना कि गुजरात का जो एक इमेज धीरे धीरे बना है, उसमें सिनेमा का और धारावाहिकों का एक मेजर रोल है कि उसने एक तरह से बना दिया है। वो वैसे ही दिखाता आ रहा है जिसमें कलरफुल और हाँ, लाउड और हाँ, और एक ही तरह का उसमें मतलब कपड़े लत्ते सारी चीज़ें, या बात करने का, आप खिचड़ी देखें, आप पुतरन देखें, आप उसके पहले एक धारावाहिक और था गुजरात का ही, ये आप फिर आपकी ये तारक मेहता का उल्टा तारक मेहता, चश्मा। उसके पहले भी मतलब 2-4 कोई धारावाहिक हमें कोई दिखे महिला हैं। मुझे नहीं मिली जो हे माँ माता जी करके बात करती हो गुजरात में। तो उस तरह का है। वो एक स्टीरियोटाइप होते होते गुजरात भी एक आकार हो गया है, वरना गुजरात में ही हमने तमाम वैरायटी। गुजरात के लोग लेकिन ये करते हैं, माउंट आबू में रहते हैं, दीव में रहते हैं, दमन में रहते हैं, जहाँ पे जो सारी इच्छाओं का पास में- दमन ना करते हाँ। हुए। नहीं, सारी जिनका दमन हो रखा है अब वो बिल्कुल दमन आतताई कानून है ये। गांधी जी आज होते तो शायद इसका सपोर्ट नहीं करते। हाँ, गांधी जी किसी भी चीज़ का सपोर्ट कर सकते थे, वो इलॉजिकल आदमी नहीं थे, उनको उस टाइम में आवश्यकता थी, वो खुद नहीं पीते थे, तो वो मांस नहीं खाते थे, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करते थे, तो उस समय उन्होंने लागू की थी। गांधी जी बहुत व्यवहारिक आदमी थे, पर ये है कि एक बार उन्होंने ठान ली है हाँ, मुस्कुराए हैं बच्चे। तो वो क्या करें। और एक बात कि पारसी जो पूरा समुदाय है, हाँ, वो समझिए एक तरह से कि गुजरात ने उनको आश्रय दिया और वो गुजराती ही बोलते हैं। इनफैक्ट पारसी, कोई भी पारसी भाषा नहीं बोलता इस देश में, पारसी गुजराती गुजराती बोलते बोलते हैं। हैं। उसी को हम समझते हैं कि वो पारसी हाँ। अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है। और जो उसका स्टाइल भी है ना, वो गुजराती वाला ही स्टाइल है। हाँ, हाँ, उसमें थोड़ा सा सुरती है उसने एकदम। मुंबई मिक्स कर लिया है अपना, और करके अपना बना दिया है। जो फिल्मों ने और भी उसको हाँ, फिल्मों ने स्टीरियोटाइप उसको किया है। हाँ। विदूषक करने की एक हाँ, प्रवृत्ति है। हाँ। जो कम्युनिटी का मजाक बनाना हमारे यहाँ एक शगल रहा है सिनेमा का। जैसे पंडित का एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, ठाकुर का एक उनको लगता है कि हर ठाकुर जो है ना वो सूर्य सरदार बंगाली, है ना, बंगालियों को आप मद्रासी देखें तो जिसको वो- बोलते हैं। हाँ, बंगाली का मतलब धोती पहने होगा, पान एक तरफ से टपक रहा होगा, है ना, बाल तेल लगा के चिपके हुए होंगे। सरदार जी बल्ले बल्ले जो है वो करते हैं फनी बीच में। होगा, बल्ले बल्ले ही करेंगे, बांग्ला के अलावा कुछ उनको आता नहीं बेचारे को। जिंदगी में वो बुद्धि की कोई चीज आप उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते। वो हमेशा केवल हास्य विनोद डेविड धवन टाइप रहेंगे, उनमें से आपको कभी भी कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा उस और तरह। ठाकुर साहब की मूछें होंगी। हाँ, और जो पारसी है वो उसका अपना करते हैं। मुसड्डों का अपना एक है, मुसलमान एकदम कि वो शेरवानी पहन के आधा बर्ज है, और फिर वो या तो वो काली बनियान है ना, बिना बाजू वाली, और चेक की धोती पहन के और सुरमा सुरमा लगाए हुए है ना, वो चिकवा होगा एकदम, और या फिर जो है एकदम तलफ्फुज का मारा और मजाज का मांझा। भाई बात तो इस तरह है जावेद अख्तर। में सुरमा भोपाली। तो ये जो सिनेमा ने किया है ना, छवि गाँव, हाँ। उसका लेटेस्ट जो है ना, मतलब 1990 में बाजार का खुलना और गुजरात का खुलना लगभग एक साथ हुआ। 91 में न्यू लिबरल पॉलिसीज में गुजरात और नव उदारवाद दोनों इस देश में बहुत तेजी से फैलना शुरू हुए, और तब से अभी तक आप देखें कि गुजरात खासा फैल चुका है पूरे देश में। ठाकुर से याद आया कि अगर जैसे ठाकुर सरनेम वाली आपकी भावी प्रेमिका हो, गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो एक टिप है उसमें, बहुत अच्छी एक अप्रोच करने के लिए लाइन है कि ये हाथ हमको दे ठाकुर। और एक छोटी छोटी चीजें, एक है बा और बापू, सम्मान सूचक शब्द है। जैसे रीवा नाम है, हाँ, लेकिन जडेजा की रीवा बा पत्नी, बोलते हैं लेकिन उनको। रीवा बा चल रहा है वो। हाँ, और रविंद्र जडेजा को बापू बोलते हैं, है ना। तो शंकर सिंह बापू वाघेला को बापू बोलते हैं। इनफैक्ट नॉन ठाकुर बापू जो हैं सिर्फ महात्मा गांधी हुए हैं। बाकी सारे जो ठाकुर हैं वहाँ जबरदस्ती, रीवा तो एकदम युवती है, हाँ। उनको किस हिसाब से बा लगाते हैं लोग, लेकिन वही है कि भाई बाईसा है यहाँ पे तो बासा है वहाँ पे। और बेन और
भाई वाला तो है ही। बेन भाई वाला तो है ही। न्यूयॉर्क में ना एक वो चर्च पति के, पत्नी भी एक दूसरे को, हाँ बेन, नाम लिखवाते हुए लोग ऐसे ही। न्यूयॉर्क में एक चर्च के बाहर ना 2 लोग बैठे मैंने हुए सोचा थे। था एक बार कि मैं केशु पटेल लिखूंगा अखबार में ना, फिर केशु भाई पटेल। सबने कहा कि नहीं नहीं, केशु पटेल ठीक नहीं लगेगा, केशु भाई लिखना पड़ेगा। आदत होगी ना केशु भाई की। अरे मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, यहाँ बुंदेलखंड का रहने वाला, और वो उसका नाम नीरज पटेल है, पर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, तो छात्र जीवन से ही अपना नाम नीरज भाई पटेल रख लिया था उसने, और चाहता था कि उसे शॉर्ट फॉर्म में एनबीपी भी बुलाया जाए। तो एनबीपी नाम से बढ़िया कर रहा है अभी वो, लेकिन है ऐसा। तो न्यूयॉर्क में बता रहा था कि एक चर्च के बाहर ना 2 लोग बैठे हुए थे। एक आदमी ऐसे केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए और ओम का एक चित्र लगाए हुए, और उसके जस्ट बगल में एक आदमी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए और यीशु का और क्रॉस का एक चित्र लगाए हुए, दोनों अगल बगल बैठे हुए थे और चर्च के सामने। तो लोग आते, दोनों को देखते, और जो यीशु वाला था उसको कुछ पैसा दे जाते भाई, और जो हिंदू वाला लगा के बैठा था ओम वाला, उसको कुछ मिल नहीं रहा था। तो पादरी निकला, उसने कहा कि यार तुम क्या मूर्खता का काम कर रहे हो, ये न्यूयॉर्क है, ये क्रिश्चियंस का देश है, यहाँ तो लोग ईसाई को ही ज़्यादा देंगे, और तुम बगल में बैठे हो तब तो और ज़्यादा देखें तुम्हें चढ़ाने के लिए, ईसाई को ही ज़्यादा देंगे, क्यों बैठे हो। तो वो मुस्कुराया और सफ़ेद कपड़े वाले से बोला, मोटा भाई। तो बोला, गुज्जू भाई, ये पादरी हमको व्यापार सिखा रहा है। धंधा तो उधर हो रहा है। तो रिलीजन का इस्तेमाल करके बिल्कुल हार्मलेस धंधा। एक ब्रेक ले रहे हैं, और गुजरातियों से जुड़े हुए किस्से, गुजरात पर के नवैयत पे जो हमने बात की, उस पर जो छूट गया उस पर भी गुजराती तो लिखेंगे ही, गैर गुजराती भी लिखें। हाँ। और जो अहमदाबाद में रहे गैर गुजराती और अब हरियाणा लौट आए हैं वो भी लिखें। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर बिजार।